कि पढ़े लिखे बिजनेसमैन में या पढ़े लिखे हम डीलर प्रॉपर्टी डीलर की बात करें उसमें और एक अनपढ़ में क्या फर्क आ जाता है डीलिंग में। डेफिनेटली एजुकेशन फर्क तो बहुत पड़ता है। हम्म, अगर आप एजुकेटेड हैं और आप एक क्लाइंट को डील कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली उसको आप सही गाइड करेंगे। हम्म, फिर वही बात वहीं पे आ जाती है क्योंकि रेगुलेशन कोई नहीं है ना, रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं है। ये टाइम टू टाइम कभी नैब के ड्राइवर से बुला देते हैं कि नैब वाले पकड़ लेंगे, कभी एलडीए वाले बोलते हैं जी हम ये कर देंगे, बट देयर वाज नो सच थिंग। रूल एंड रेगुलेशन बैंड हो गया। अगर सर कुछ प्रॉपर्टी रूल्स टैक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रॉपर्टी टैक्स सुनने में आया था बहुत लग गए हैं, फिर सुनने में आया कि हुकूमत ने कुछ बेवकूफ किया है लेटेस्ट बजट में। प्रॉपर्टी टैक्स से इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, टू बी ऑनेस्टली। अगर देखा जाए ना इन ब्रॉडर पिक्चर इतना नहीं फर्क पड़ता। इन हालात में तो यही है कि आप बहुत सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें, हम्म, अपना होमवर्क करें, और आप ये देखें किसी के कहने पे या किसी के फॉल्स प्रोमिसेस पे ना जाएं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओवैस अहमद। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अहमद कमाल मलिक साहब ने, जिनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है और आप लोगों को बहुत से ऐसे चैलेंजेस प्रॉपर्टी में आजकल पाकिस्तानी मार्केट में फेस करने को मिल रहे होंगे। आज हम अहमद साहब से उन पे डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर्टी में के जो हालात चल रहे हैं आजकल और आने वाले जो प्रॉपर्टी के हालात हैं उनके बारे में भी इनसे राय लेंगे। और अहमद साहब का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताता चलूँ तो 30 साल इन्होंने अमेरिका में सर्व किए, अटलांटा में। और वहाँ जो है ये इनका जो इंसेस्टर बिजनेस है वो हैंडमेड कारपेट्स का भी था। उसके बाद जब पाकिस्तान ये मूव हुए, 15 साल हो चुके हैं इनको प्रॉपर्टी के बिजनेस में पाकिस्तानी मार्केट में काम करते हुए। जो मेन हमारा इनसे सवाल होगा कि डिफरेंट कंट्रीज में प्रॉपर्टी के हालात बहुत बेहतर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम दुबई की मार्केट की बात करें तो वहां तो रियल एस्टेट बहुत बूम पे जा रही है। और पाकिस्तानी मार्केट में 3 से 4 साल पहले की बात करें या पास्ट 5 साल पहले की बात कर लें तो हमारे हालात फिर कुछ कदरे बेहतर थे। लेकिन अब आने वाले 2-3 साल जो पिछले हमारे गुजर चुके हुए हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वो डीवैल्यू होती जा रही हैं और उनकी कीमतें स्टक हुई हुई हैं और उनका कोई फ्यूचर नजर हमें नहीं आ रहा। तो फर्दर अहमद साहब, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें टाइम दिया। आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। बेसिकली मेरी बैकग्राउंड ये है कि हमारा जो वालिद और बाप दादा काम था कालीन का, ठीक है। हाथ के बने हुए कालीन। तो उसी को लेके मैं अमेरिका गया था। तो आई यूज्ड टू ओन चेन स्टोर्स ओवर देयर। उसके बाद 94 में मुझे पर्सनल हो गई थी, डिस्क लैप हो गई थी। ठीक है। तो वहां से फिर मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ गया था। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और मॉर्टगेज, ये तीनों काम वर्क करता। तो 2010 में माय फादर एक्चुअली लॉन्ग विद जेनेसिस के फौत हो गए, उसमें मैं आया था वापस। तो फ्रॉम दैट ऑनवर्ड आई एम इन पाकिस्तान। यहाँ पे तो 15 साल यहाँ हो गए हैं। जो यहाँ की बेसिकली मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री में जाऊं जहाँ पे मतलब फ्लोरिशिंग भी हो और सब चीज़ें पता हो। तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट थी उस वक्त, इसमें मैं आ गया। अब बहरिया को मैंने स्टार्ट किया एज ए ऑफिस। तो बहरिया में ही मेरी रेजिडेंस है, वहीं मेरे ऑफिसेज हैं, वहीं मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट्स थे पहले। जो बेसिकली व्हाट आई लाइक टू से एट दिस पॉइंट कि हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये इतनी अनरेगुलेटेड है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वेयर एज अगर आप दुनिया किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं तो रियल एस्टेट में आने के लिए आपको स्कूलिंग चाहिए होती है, राइट? योर बेसिक एजुकेशन विच इज मोस्टली ग्रेजुएशन। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं एनीवेयर 6 to 1 year, 6 मंथ से 1 साल तक, और आपको वहां सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फिर जो वहां पे रियल एस्टेट का बोर्ड होता है वो आपको लाइसेंस इशू करता है। बिल्कुल राइट। अब फिर आप वो अपना लाइसेंस लेके ब्रोकर के पास जाते हैं जिसको कि कंपनी होती है, और 3 साल तक आप एज ए एजेंट काम करते हैं। एंड देन यू क्वालिफाई टू री दोबारा स्कूल जाएं, ब्रोकर का कोर्स करें और दोबारा आके ब्रोकर बन जाए, फिर आप करते हैं। इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन सिखाते हैं वो आपको कि आपने कोई मिसलीड इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपने कोई फॉल्स चीज नहीं बतानी किसी क्लाइंट को, और हर चीज का वहां जुर्माना है। अगर आप ये करेंगे तो यू विल गो टू जेल, सिंपल एज दैट। ठीक है।
वेयर एज इन पाकिस्तान जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारा हर बंदा, हर बिजनेसमैन इसी इंडस्ट्री से बना है। क्योंकि कोई भी काम आप कारोबार कर लें, बिजनेस कर लें, कोई बिजनेस, तो उसमें एक सर्टन मार्जिन होता है सिर्फ। बिल्कुल 35 to 40% मार्जिन हुआ, उसको ग्रॉस कुछ निकाल के 5-10% आपको प्रॉफिट निकलता है। तो जितने भी इंडस्ट्रीज बाकी लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, सब ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है और वहां से उनकी मेन जो बनी है अपना, क्या समझ लें, बेस। अच्छा, मलिक साहब आप ये बताएं कि पढ़े लिखे बिजनेसमैन में या पढ़े लिखे हम डीलर, प्रॉपर्टी डीलर की बात करें उसमें, और एक अनपढ़ में क्या फ़र्क आ जाता है डीलिंग में और प्रॉपर्टी के मेन बिज़नेस में? क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे डीलर्स देखे हैं जो जिनके आगे बच्चे बैठे हुए हैं, जो मैट्रिक पास भी नहीं है और वो इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और बहुत गाँव-शाँव के जिनकी ज़मीनें थी, वो प्रॉपर्टी के दफ़्तर खोल के बैठे हुए हैं और उसको लेके चल रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में आके आपको पाकिस्तान में कैसा एक्सपीरियंस हुआ है? वैसे मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, चूंकि कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जब इमरान साहब आए थे, इमरान खान, तो आई मुझे लगा था कि कुछ होने लगा है। एकदम इन्होंने बोला कि आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपकी मिनिमम भी एजुकेशन ग्रेजुएशन होगी और आप वो सर्टिफिकेट लेके रियल एस्टेट के में बिजनेस में आएंगे। उससे तो 99% आपकी इंडस्ट्री सारी वाइप आउट हो जानी थी। बिल्कुल, क्योंकि आजकल होता यही है कि घर में जो सबसे कमजोर बच्चा होता है, जिसको कोई कुछ नहीं आ रहा ना, वो बड़ा टिपिकल सा लफ्ज है, एना प्रॉपर्टी दफ्तर बिठा दे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको कोई बेसिक नहीं पता, ही बिकम हसलर। वो क्लाइंट को देख के बिल्कुल हसलिंग करता है कि जी यार ठीक है जी, है ना, कुछ हो जाएगा। फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो माहिर हो जाता है इस काम में, एंड ही बिकम अपना दफ्तर खोल के बैठ जाता है कि जी मैं माहिर हो गया। वेयर एज बेसिक एजुकेशन के पास कुछ नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली एजुकेशन फर्क तो बहुत पड़ता है। अगर आप एजुकेटेड हैं और आप एक क्लाइंट को डील कर रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली उसको आप सही गाइड करेंगे। एक बंदा जो सिर्फ बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, वो अनपढ़ सा है, मैट्रिक भी हार्डली किया हुआ है, और अब आप देखिए ना, आपने 1 करोड़ रुपए की कोई चीज लेनी है, ठीक है, और आप किसके पास जा रहे हैं? जो बंदा खुद अपने पैसे मैनेज नहीं कर पा रहा, खुद उसको एजुकेशन कोई नहीं है, वो आपको गाइड कर रहा है कि भाईजान 1 करोड़ रुपए तुम इन्वेस्ट कर दो तो थानू बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कह रहे मैंने की पता, आई डोंट नो नथिंग। ठीक। अच्छा, मलिक साहब, इस पर्सपेक्टिव से आप क्या बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में डिफरेंट जो कटिंग है वो होती जा रही है सोसाइटीज़ की, और लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इत्तेहाद टाउन आजकल जो है वो काफ़ी ज़ोरों-शोर से काम कर रहा है। उसने फ़ेज़ 1 रेवेंट पे कटिंग की थी, और उसके बाद अब जो है वो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जो है वो उसका अभी पाइन एवेन्यू रोड बन रही है उस साइड पे, जिया बग्गा वाली साइड पे, वहाँ वो लॉन्च कर रहा है। ठीक है। तो कौन-सी सोसाइटी आजकल के दौर में जिस पर्सन ने इन्वेस्ट करना हो, तो आप कौन-सी चंद कुछ सोसाइटीज़ का नाम लेते हैं, जिनमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं? जिस तरीके से पहले तो ये 2 ही थी, बढ़िया हो गई या डीएचए हो गई, ठीक है? लेकिन बढ़िया के भी सुनने में आया कि हालात जो हैं वो कुछ नासाज चल रहे थे पिछले कुछ महीनों से या 1 साल से, ठीक है? तो उस पर्सपेक्टिव से क्या थॉट्स हैं आपके? बहरिया के साथ जो अनफॉर्चून ये हुआ है कि इनका जो बिजनेस, एक तरफ बिजनेस होता है, एक तरफ पॉलिटिशियन होती है। इनके अंदर सारे पॉलिटिशियंस ने आके इसको, मतलब इनके बिजनेस को खराब किया। ठीक है। Whereas अगर एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लें तो दे आर द पायनियर। बेहतरीन, बिल्कुल। कोई कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो इसकी इंडस्ट्री के पायनियर नहीं है। डीएचए वो जो गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब गवर्नमेंट का इदारा था, उसको कर रहे थे हैंडल, लेकिन प्राइवेट तौर पे जो सक्सेसफुल मॉडल है वो मलिक रियाज साहब का था। बिल्कुल। अब पॉलिटिशियन ने किया या गवर्नमेंट ने किया या खुद उन्होंने कुछ अपने मामला खराब किए तो हो गया। इत्तेहाद वाले दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। यूनिट डेवलपर्स वाले हैं, लेक सिटी वाले हैं, तो वो सही कर रहे हैं कुछ। हमारे होता यहाँ भी ये है कि ओवर सेलिंग बहुत कर दी जाती है। अगर आपके पास 500 प्लॉट्स हैं तो आप 2000-3000 प्लॉटों की फाइलें बेच देंगे और बाद में उसका प्रॉब्लम पड़ेंगे आपको। फिर वही बात वहीं पे आ जाती है, क्योंकि रेगुलेशन कोई नहीं है ना, रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं है। ये टाइम टू टाइम कभी नैब के ड्राइवर से बुला देते हैं कि नैब वाले पकड़ लेंगे, कभी एलडीए वाले बोलते हैं जी हम ये कर देंगे, बट देयर वाज नो सच थिंग रूल एंड रेगुलेशंस।
अगर कुछ रूल्स हैं भी तो बेंड कर दिए जाते हैं। और आपकी कोई सिफारिश है वो बेंड हो गया, या किसी और तरीके से आपने कुछ मामला तय कर लिया हमसे, तो रूल बेंड हो गया। मलिक साहब, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रॉपर्टी टैक्स सुनने में आया था बहुत लग गए हैं, फिर सुनने में आया कि हुकूमत ने कुछ बेवकूफ़ किया है लेटेस्ट बजट में? प्रॉपर्टी टैक्स से इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, टू बी ऑनेस्टली। अगर देखा जाए ना इन ब्रॉडर पिक्चर, इतना नहीं फर्क पड़ता। पड़ता जरूर है पर इतना नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता प्रॉपर्टी के अंदर। रियल एस्टेट की जो ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर, अगर एक मिसाल आप 1 करोड़ की कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर 4-5 लाख रुपए का अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हुआ भी है टैक्सेशन, तो गवर्नमेंट के खाते में गया है, तो गवर्नमेंट री इन्वेस्ट करेगी आपके ऊपर ही। बिल्कुल राइट। ठीक है। तो और चूंकि दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है और जो रियल वैल्यू है वो कभी डिक्लेयर नहीं की जाती। गवर्नमेंट उसको नब करने की कोशिश कर रही है कि जो मार्केट वैल्यू अगर 1 करोड़ की है तो हम कहेंगे जी ये तो सिर्फ जी 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उस पर हम टैक्स देंगे, उस पर हम स्टाम्प पेपर लिखेंगे। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी कोई सोसाइटी फ्लॉप होने की क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो कि आपने अपने पाकिस्तान के 15 साल के करियर में देखी? फॉर एग्जांपल, मैं बहड़िया के साथ वाली सोसाइटी ज़ैतून न्यू लाहौर सिटी की एग्जांपल कोट करता हूँ, ठीक है? कि उसका जो फेज़ 3 है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है एफिल टावर के पास से। उसकी जो रोड जो जा रही है वो डायरेक्ट फेज़ 3 में चलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत फ्लॉप चल रही है। उसमें जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो उस तरीके से हाइप नहीं कर सके जो कि पहले जो जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी तो उनके इन्वेस्टर्स ने यही सोचा था कि बहड़िया बहुत टॉप पे जा रही है, तो वहाँ हम प्लॉट्स ले लेते हैं, और काफ़ी बहड़िया के रेज़िडेंट्स ने भी वहाँ प्लॉट्स लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसको अगर हम कंपेयर करें इत्तेहाद ग्रुप के साथ, उनकी वर्किंग के साथ, लेकिन उस सोसाइटी को भी अगर हम लेके चलें साथ, तो उसके फ्लॉप होने की क्या ऐसी गलतियाँ हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं जो कि उनकी गलतियाँ थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी? इत्तेहाद टाउन की जो मैनेजमेंट है, ठीक है। दे आर वेरी, मतलब उनको काफी नॉलेज उन्होंने गेन कर ली। पढ़े-लिखे। पढ़े लिखे भी हैं, कुछ नॉलेज भी उन्होंने गेन की है, कुछ उनके जो जहाँ उनके प्रोजेक्ट्स बन गए अभी बन रहे हैं, ठीक है। वो जगह भी बहुत अच्छी है। हुँ। दे आर वेरी गुड, मतलब सेंटर ऑफ द टाउन में सब होता है। जैतून वालों के साथ ये हुआ है कि उन्होंने शुरू की जो प्लानिंग थी उनकी ठीक थी, ठीक है। बट देन दे ओवरसेल इट। उहुँ। ओवरसेल कर दिया, हाइप रेट हो गई, तो बड़े रेट्स हो गए, लेकिन उसको मेंटेन नहीं करा सके। हुँ। मेंटेन कराना डेवलपर के इख्तियार में होता है, हुँ। कितनी जल्दी वो उसको डेवलप करता है, कितनी जल्दी वो अच्छी चीजें एम्यूनिटीज लेके आता है। अब एक सोसाइटी बनी है, उसके अंदर एम्यूनिटीज कोई नहीं, फॉर एग्जांपल हुँ। हॉस्पिटल नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, मॉस्क प्रॉपरली नहीं है, पार्क नहीं है प्रॉपरली, चीजें की पानी बिजली का इंतजाम प्रॉपर नहीं है, गैस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी कितनी देर सस्टेन करेगी? नहीं सस्टेन करेगी। वेयर एज उसके अगर बिल्कुल नेबर की एक सोसाइटी है जिसमें सारी चीजें मौजूद हैं, तो वो डेफिनेटली वो ग्रो करेगी। अब जो थार टाउन वाले हैं, यूनियन डेवलपर्स वाले हैं, बैरियर टाउन वाले हैं, लेक सिटी वाले हैं, अब अल कबीर भी कुछ पीछे चल रहा है इनके साथ साथ, तो ये सारों ने इन चीजों पर ध्यान दिया है कि भाई पब्लिक को घर के अलावा भी कुछ चीज चाहिए ना। राइट। आपको पार्क चाहिए, आपको बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, मॉस्क चाहिए, आपको ग्रेव यार्ड चाहिए, आपको ये सारी अच्छा, ये जो फ्लोप सोसाइटीज़ की ऑप्शन है, जिन हमारे देखने वाली ऑडियंस के इन सोसाइटीज़ में प्लॉट्स हैं, तो आपका क्या मशवरा है कि अभी उसको होल्ड किया जाए या उसको सेल कर दिया जाए एज़ सून एज़ पॉसिबल? इस वक्त तो कोई सेल परचेज हो ही नहीं रही। बिल्कुल, राइट। किसी सोसाइटी में भी इस वक्त अगर आप बोले ना कि सेल परचेज हो रही है, तो दैट्स टोटली रॉन्ग। हुँ। सब बिल्कुल स्टेटस को चल रहा है इस वक्त। स्टेबल चल रहा है। नहीं, स्टेबल नहीं चल रहा, मतलब स्टेटस हुआ हुआ है, कोई चीज भी मूव नहीं कर रही। इफ यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी, तो आपको बायर नहीं मिल रहा। अगर बायर खरीदना चाह रहा है, उसको सही प्रॉपर्टी रेट पे नहीं मिल रहा है। रेट्स आर डेफिनेटली पिछले 2 साल में 25 से 30% ड्रॉप आ गया ऑलरेडी, और ये अभी कुछ संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी देयर इज नो चांस कि ये आपको आ जाएगा। अब ये जो नई नई स्कीमें बन रही है, यूनियन डेवलपर का है, वो जो पाइन एवेन्यू के साथ मिलके, वो ठीक है, एक हाइप क्रिएट हुई हुई है और वो जगह भी ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ये देखना ओवर बिल्ड नहीं होना चाहिए। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा प्राइसी हैं और इतनी ओवर बिल्ट हो रही हैं। अब एक ही सड़क पे अगर आप 100 प्लाजे बना देंगे तो क्या फायदा? तो उसका क्या मतलब, नीचे से दुकानें आ गई, आगे ऊपर क्या करेंगे आप? अब ये जो फजाइया के साथ, लेक सिटी के साथ जो सड़क बन रही है, उसके अंदर वो यही है
वो मैं सुना है फजाइया वाले बोल रहे हैं कि हमने 100 प्लाजे बनाने हैं जी। सामने दूसरे वाले जो हैं लेक सिटी वाले वो भी बना रहे हैं। अब एक क्या सकते फायदा? इतना ज्यादा कमर्शियल, चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मलिक साहब, लास्ट में आप अगर हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा मशवरा देना चाहें, जो ऐसी मिस्टेक्स की अगर हम बात करें जिनको हमें सुधारने की ज़रूरत है, एज़ अ बायर भी और एज़ अ इन्वेस्टर भी, तो आप वो क्या कोट करेंगे? इन हालात में तो यही है कि आप बहुत सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें, हुँ, अपना होमवर्क करें और आप ये देखें किसी के कहने पे या किसी के फॉल्स प्रॉमिसेस पे ना जाएं। ठीक है। अगर आपको कोई बंदा बहुत हाइप क्रिएट कर रहा है कि जी ये आपका डबल हो जाएगा प्लॉट, आपको बहुत चीजें मतलब हुँ, तो इस वक्त वो नहीं होगा। ठीक है। इस वक्त इट इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिजनेस। हुँ, आप ले लें, रियल एस्टेट इज ऑलवेज वेरी सेफ होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक हुँ, है। आप ले लें, लेकिन ये धोखा ना करें कि आप उसको कल या परसों या अगले महीने बेचेंगे तो आपको करोड़ रुपया बच जाएगा उसमें से। हुँ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। फ्लिप अभी फ्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें। बाकी रेजिडेंस का ये होता है कि आपने घर तो बनाना ही होता है एक, ठीक है। उसके लिए अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी हुई है, पिछले 10 साल से आप फंड्स इकट्ठे करके आप एक घर बनाना चाह रहे हैं, वो हुँ। ठीक है, दैट्स नॉर्मल। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें इस सब में कि कंस्ट्रक्शन की पीक जो है, लेकिन उनकी कीमतों में तो फ़र्क नहीं आ रहा, कंस्ट्रक्शन तो बढ़ती जा रही है आगे से आगे। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के साथ बहुत बुरा हो रहा है इस वक़्त। इस हुँ, वक़्त सबसे ज़्यादा बुरा क्योंकि जब रियल एस्टेट रुकती है, कंस्ट्रक्शन रुकती है। रुकती है, जब कंस्ट्रक्शन रुक जाती है तो उसके साथ 36 इंडस्ट्रीज़ जो रुक जाती हैं। डैमेज होती है। हुँ, सीमेंट हो गया, बजरी हो गई, रेत हो गई, आपकी सरिया हो गया, आपके पेंट हो गया, आपके बिजली का सामान, पाइप्स हो गए, सैनिटरी का सामान, वुड का सामान। तो देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 36 अदर इंडस्ट्रीज व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हुँ। वो बैठती है, पूरा मुल्क की माशियत बैठनी शुरू हो जाती अच्छा, है। एक सवाल ये है कि जब कंस्ट्रक्शन रुकी और कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन कंस्ट्रक्शन की जो प्राइसेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। हाँ, वो तो बात आपकी ठीक है। क्योंकि देखिए 2 कॉन्सेप्ट, एक है सप्लाई एंड डिमांड का, हुँ, कि जी आपकी अगर आपको डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई आप करेंगे, रेट्स आपको भी चढ़ते हैं। हुँ, यहाँ पे टोटली ऑपोज़िट है। हुँ, यहाँ पे कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा इस वक़्त, कोई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में। जो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स अभी बने हुए हैं, ऑन ग्राउंड्स चल रहे हैं, उनको अगर हम डिलीवर भी कर दें तो बड़ी बात है। हुँ, क्योंकि डेवलपर के इस वक़्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर नहीं पा कर रहा पा है। रहा। हुँ, अगर आपने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है कहीं, आपको प्रॉमिस किया गया 3 साल में डिलीवर कर दिया जाएगा। अब चौथा साल है, 5वां साल है, वो वहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो रही, हुँ, या अगर हो गई है तो ग्रे स्ट्रक्चर बना के खड़ी है, वो ठीक ही दे देंगे। हुँ, ये एटीट्यूड है ना, ये अगर गलत है, इसको सुधारें। अगर आप रेगुलेशन ले आए कि जी आपका जो डेवलपर है, वो एस्क्रो अकाउंट में जाए पैसा, हुँ, जस्ट लाइक इन दुबई। दुबई दोबारा वापस क्यों आया है? उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने डेवलपर को पैसा नहीं देता, अब कंज्यूमर। बिल्कुल। अगर मैंने एक अपार्टमेंट लिया है, तो मैं पैसा डेवलपर के हाथ में नहीं दूँगा, मैं बैंक को दूँगा एस्क्रो अकाउंट में। ठीक है। वो एस्क्रो अकाउंट जो है रिलीज़ करेगा पैसा डेवलपर को इंस्टॉलमेंट में। हुँ, जितना वो काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। वंडरफुल। जो डेवलपर का प्रॉफिट है, वो एंड ऑफ द डे जब सारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, तब जो उसको मिले। जो प्रॉफिट मिलेगा उसको मिलेगा। बेहतरीन। ठीक है? यहाँ पे ऐसी बात है हमें कोई अपनी नहीं। अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत नहीं अप्रोच, ये रूल्स रेगुलेशन है वहाँ के। है। अगर मैं डेवलपर हूँ और आप मुझे पैसे देके चले गए हैं, और वो किस्तें भी भर रहे हैं आप, अब आप टोटली डिपेंड करें मेरे पे कि बिल्कुल। जी मैं आपको दूँ या ना दूँ। हुँ, अगर मैं नहीं देगा, मैं पैसे लेके आपका भाग जाता हूँ, कोई उसकी कोई चीज़ कुछ नहीं है। और हुँ, 90% लोग यही कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं। आपके ये जी 100 अरब लाके दौड़ गया, 20 अरब लाके दौड़ गया, वो क्या है? अगर एस्क्रो अकाउंट्स के लॉस हों, एक अथॉरिटी हो बीच में कि ये आप पैसा इनके पास रखें, बैंक कैन बी गुड हुँ, एस्क्रो। हुँ, बैंक को पैसा रख दिया है, अब बैंक उस डेवलपर को पैसा रिलीज कर रहा है कि भाई बताओ कितना काम किया तुमने। जस्ट लाइक जब बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ना जी, तो अगर मैंने एक कंस्ट्रक्शन लोन लेना है, तो बैंक एक इंस्पेक्टर को भेजता है कि जाके देखे आओ कितना काम हुआ है। देख के। वो देखेगा जी इतना काम हो, उतना पैसा रिलीज करेगा बैंक। जब वो अपने पैसे से खेलते हैं, हुँ, तो वो दे कैन डू द सेम थिंग विद एस्क्रो अकाउंट। बिल्कुल, राइट।
थैंक यू सो मच मलिक साहब, आज आपने हमें जॉइन किया और बहुत से ऐसे सवालात उनका जवाब दिया जो कि इस टाइम रियल एस्टेट बिज़नेस में चैलेंजेस हैं और मुश्किलात फेस करने को मिल रही हैं। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। Thank you. थैंक यू। Thank you very थैंक much. यू।